हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट्स लाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका बच्चा किसी भी एज ब्रैकेट में हो, 6 साल तक के बच्चे के लिए वीडियो एप्लीकेबल है। आपका बच्चा 6 महीने से 6 साल तक का कोई भी एज का बच्चा है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मदद के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि है हम अपने बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। आपकी शिकायत हो सकती है आपका बच्चा जिद्दी है, बात नहीं सुनता, चिल्लाता है, जब तक उसकी बात पूरी ना हो वो जिद करता है, चाहे वो स्क्रीन टाइम के लिए हो, चाहे वो कोई चीज खरीदने के लिए हो, कोई टॉय खरीदने के लिए हो। अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं अपनी डॉटर की एज के अकॉर्डिंगली टिप्स शेयर करूंगी, पर मुझे ये चीज़ समझ आ रही है और इस स्क्रिप्ट को लिखने के बाद ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ कि यही टिप्स मैं जब तक वो 6 साल की होगी तब तक उसके साथ अप्लाई कर सकती हूँ। आगे आगे जो भी चीज़ें मैं सीखती जाऊँगी वो इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैं ये चैनल मदर सेंट्रिक कंटेंट है और मैं इसमें सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ, जो भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है, यानी जब से वो न्यू बॉर्न की स्टेज में होता है, तो उसकी रिसेप्टिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये मदर नेचर का गिफ्ट है। यानी वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, आवाज़ों को ऑब्जर्व करता है, इमोशंस, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है। आसपास के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उस बच्चे के आसपास, वो चीज़ें वो सब ऑब्जर्व करता है। ये रिसेप्टिव पावर्स होती हैं बच्चे के अंदर। जब वो 6 महीने तक एज में पहुंच जाता है तो उसकी रिसेप्टिव पावर्स फुल्ली डेवलप हो चुकी होती हैं और रिएक्टिव पावर्स भी डेवलपिंग स्टेज में होती हैं। यानी डेवलपिंग स्टेज में होती है। अब बच्चा अपने इमोशंस आपको समझा सकता है। 6 महीने का एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद वो बच्चा आपको अपने इमोशन समझा सकता है, रोने के थ्रू, हाथ पैर मारने के थ्रू। अगर वो क्रैंकी है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बच्चा अलग अपने ही तरीके से आपको ये समझा सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है या उसे कोई दिक्कत हो रही है। वो है उस बच्चे का रिएक्टिव नेचर। रिएक्टिव जो उसकी पावर है उसे वो यूज करना धीरे धीरे सीख रहा है। अब आपने और थोड़ी एज में चले जाइए, बड़ी एज में 1 साल का बच्चा आपको फुल्ली अपनी, चाहे उसने बोलना शुरू करा है चाहे नहीं, वो आपको अपनी सारी चीजें बता सकता है। जो भी उसे प्रॉब्लम हो रही है या अगर वो किसी भी रीजन से जो भी उसे बात है वो आपके साथ शेयर कर सकता है। अब आपने नोटिस करा होगा कभी कभी बच्चे एकदम से हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं और रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं। कुछ चीजें उनको इतनी इम्पैक्ट कर जाती है। कभी कभी कोई बच्चा इतना क्रैंकी हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम कैसे हैंडल करें, इस चीज को हम बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। यानी हम अपने बच्चे के इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें या अपने इमोशंस को संभालें कैसे। एटलीस्ट हमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा एज अप्रोप्रिएट अवेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बच्चे जो अपने इमोशंस नहीं संभाल पाते, उन्हें जाके थोड़ी बड़ी एज में जाके बिहेवियरल कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई सिम्पटम्स हो जाते हैं। आज की डेट में वैसे भी फिजिकल लेवल पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मेंटल लेवल पे होती है। तो हमें अपने बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, उनकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ तीनों की तरफ बराबर ध्यान देना है। देखो यार, अगर हम बचपन में नहीं सीखेंगे तो हमें इस एज में आके अपने गुस्से को, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा, जो कि हमारी आपकी एज में हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए। और ये शुरुआत आपकी, जब आपका बच्चा 6 महीने का भी हो सकता है, तब से भी आप शुरू कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ जो चीजें मैंने करी हैं हृदांशी के साथ और मेरे को लग रहा है कि काफी सक्सेसफुल हुई हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका बच्चा जिद करता है तो उसे जिद करने दो। अब आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में हो मेरी तरह, तो आप कहोगे कि यार ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो डॉटर इन लॉ होती है, जो हमारी घर की बहू होती है, जो मदर होती है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने दोनों घरों में ये चीज़ समझाएं कि आपका लाडला बच्चा तो है ही, पर मुझे इसे
जिद नहीं करने देना, तो आप इसकी जिद्दें पूरी मत करो। अब इस चीज के लिए हमें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और हमें ये चीज थोड़ी सी स्ट्रांगली अपने घर पे, ये दोनों घरों पे ये समझानी पड़ेगी, या जो भी फर्स्ट केयर टेकर्स हैं उन सबको, रिलेटिव्स को बतानी पड़ेगी कि अगर स्पेसिफिकली बच्चा कुछ ज्यादा जिद कर रहा है तो आपको उसकी जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है। और चलो ठीक है, इनकेस चलो ठीक है फैमिली नहीं मानती, तो बीइंग अ मदर आप क्या कर सकते हो, जब आपके सामने ये हो रहा है, जो भी सिचुएशन है जिसमें बच्चा जिद कर रहा है, उसमें आप स्ट्रांग रहो और अपने घर पे ये चीज मत अलाउ करो अपने बच्चे को कि उसकी जिद पूरी कर दी जाए। अब वो जिद किसी भी चीज की हो सकता है उसे बच्चे को टाइम पे खाना नहीं खाना, 1-2 साल की एज का जो बच्चा है, हो सकता है उसे कहीं बाहर घूमने जाना है, जो कि इस टाइम पे अब बहुत धूप हो रही है। अब हृदांशी कभी कभी बोलती है दोपहर में मुझे साइकिल चलाने जानी है, पर अब मैं उसकी जिद तो हर चीज पूरी नहीं कर सकती ना, कि धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है उसके बाद इतनी गर्मी में उसे मैं साइकिल चलाने भेज दूं। तो जो भी चीज आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रही उसके लिए स्ट्रांगली स्टैंड करो किसी के भी सामने, और अपने बच्चे की जिद मत पूरी करो। अगर वो रो रहा है तो उसे प्यार से हक करो, गोद में लो। कभी कभी हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, मैं खुद अपनी ही गलतियों से सीख रही हूँ। मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरा थोड़ा पिछला टाइम सही नहीं था, उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी और कभी कभी हाथ भी लगा दिया, हाथ भी मार दिया या गुस्सा कर दिया। तो इस चीज का हमारे लिए तो हो सकता है वो बहुत छोटी चीज हो, बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं उन पे तो कहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आने वाले टाइम में ये भी वीडियो लेके आऊंगी कि अगर आपका बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको इमोशनली हम कैसे केयर करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मेरा पहला पॉइंट था कि हमें बच्चे को जिद नहीं करने देनी। अगर वो रो रहा है उसे पास में बुलाओ, उसे हक करो और उसे हक करते हुए बोलो कोई बात नहीं बेटा, आप रो रहे हो, उसे एक्नॉलेज करो कि आप रो रहे हो, आपको रोने का मन कर रहा है। तो हृदांशी के केस में वो कहती है नहीं मम्मा नहीं मन कर रहा, तो मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ, तो वो आगे से कहती है कि नहीं मम्मा मुझसे चुप हुआ नहीं जा रहा, तो मैं उसे प्यार से हक करती हूँ। अब मैंने ये करना शुरू किया पिछले 5-6 महीने से, आप मान लो, जब से मुझे भी ये चीज ट्रिगर हुई है कि अगर मैं ही अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं उसके साथ कैसे करूंगी और उसे ये चीज कैसे सिखाऊंगी। तो मैं उसके पास जाके बोलती हूँ कि ठीक है, जब तक आपका रोने का मन कर रहा है मम्मा यहीं है, उसके बाद मम्मी आपकी बात सुनेगी। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये करें कि नहीं, हम उसे डांट रहे हैं, हम डरा रहे हैं बच्चे को कि नहीं रोना नहीं है, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा, तो वो बच्चा डर के चुप हो जाएगा, पर उसके मन में आपके लिए डर बैठ जाएगा। तो कल को उससे कोई गलती भी होगी ना बड़ी एज में जाके, तो वो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। 90s किड्स ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं हमारे पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रही, उनके पास जितनी नॉलेज थी, जो रिसोर्सेस थे, उन्होंने अपनी जान में बेस्ट करा, पर अगर हम उससे थोड़ा आगे अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर ले तो इसमें हर्जी क्या है। तो मेरा अगला पॉइंट, अपने बच्चे की गलती पे रिएक्ट मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई फेवरेट चीज तोड़ दी, कोई वास तोड़ दिया, कप तोड़ दिया, जग तोड़ दिया, हम जैसा रिएक्ट करेंगे बच्चे के सबकॉन्शियस पे वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो वो टूट गया ना, आपके चिल्लाने से वो चीज रिवर्स नहीं होगी। मेरे केस में ये हुआ था, हृदांशी से लैपटॉप टूट गया था। टूट भी क्या गया था, जो हिंज होती है लैपटॉप की वो हिल गई थी। हमारी गलती थी कि हम हृदांशी के सामने ही बेड पे लैपटॉप छोड़ गए थे, और वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होती है लैपटॉप से, तो उसने वो हल्की सी, उसकी वजह से वो टूट गया। अब मेरे चिल्लाने से, हमारे गुस्सा करने से कोई भी चीज़ का कोई सोल्यूशन तो निकलना नहीं था। तो मैं उसके पास गई, जब मुझे पता चला तो मैंने पहले 2 सेकंड लिए, अपने आप को काम करा, और फिर मैंने उससे पूछा कि रांची ये आपका लैपटॉप है, क्योंकि उसके पास उसका टॉय लैपटॉप है। तो उसने कहा नहीं मम्मा। तो फिर वो एकदम से डर गई थी, उसे ये तो समझ आ रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लैपटॉप पूरा टेढ़ा हो गया था, उसके एक तरफ का पूरा हिस्सा टूट गया था। अब वो कैसे टूटा, क्या हुआ, वो पता नहीं, वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब हमने, मतलब हम दोनों ही थे, मैं और गौरव दोनों ही थे, तो हम ना उस पर चिल्लाए ना उस पर गुस्सा करा, बस बात बदल दी। या तो आप बात बदल दो या आप बच्चे को एक्नॉलेज करो, क्योंकि जैसे बात बदल दी उसके इमोशंस, जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए। उसे लगा ठीक है कुछ नहीं हुआ। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी कोई चीज टूट गई, कोई चीज खो गई। हृदांशी कभी कभी टीवी का रिमोट छुपा देती है, ज्यादातर वो अपने पर्स में छुपाती है, उसके पास एक छोटा सा बेबी पर्स है तो उसमें छुपाती है।
तो अब रिमोट नहीं मिल रहा, आपको कोई सीरियल देखना है, या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है आपके केस में, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, किचन में कुछ फेंक दिया, या कोई डब्बे फैला दिए, आपका चिल्लाने से हो सकता है आपको ये लगे ठीक है मैं चिल्ला दी, खत्म हो गया, पर उस बच्चे के इमोशनल लेवल पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा, मुझे पता है बीइंग अ मदर हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, और कभी कभी ऐसा होता है किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं खुद भी सीख रही हूँ, खुद भी जूझ चुकी हूँ उन चीज़ों से, और इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके रिएक्ट करने से बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फ्यूचर में जैसे वो रिएक्ट करेगा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। कोई गलती हो रही है बच्चे से, जैसे हृदांशी ने कभी कलर तोड़ दिया, अब उससे पता है वो एकदम से ओ कलर टूट गया मम्मी में, कोई बात नहीं, हम इसे बाद में जोड़ देंगे या टूटे हुए कलर से खेल लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप उस टाइम पे तेरे को आता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आप बच्चे के साथ नेगेटिव बोलोगे या उसे गुस्सा करके दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि गुस्सा मत करो। अब आपको भी पता है आपका बच्चा किस टाइम पे उससे गलती हुई है, और आपके मना करने के बाद कब वो चीज जानबूझ के कर रहा है, तब आप उसे डांटो भी। ये जो अभी मैं टॉपिक से हट रही हूँ, सॉरी, ये जो नॉर्म अभी आया कि पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, टॉक्सिक पेरेंटिंग जो भी हम चीजें सुनते आए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है, अपने बच्चे का दोस्त भी बनना चाहिए, वो भी ठीक है, पर बच्चे को सही और गलत का फर्क हम ही सिखाएंगे। अगर वो प्यार से नहीं सुन रहा तो डांट के सिखाएंगे, डांट से नहीं सुन रहा तो आप हल्का सा मार के भी सिखाओ, आपका खुद का बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत थॉट्स आज की डेट में, वो ये कि जितनी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा थॉट्स। मम्मी के अलावा जो एक मदर होती है ना, उसके अलावा उसके बच्चे के लिए कोई और नहीं समझ सकता, सही में नहीं जान सकता। ये चीज मैं खुद मदर हूं इसलिए नहीं बोल रही, पर मैं इस चीज को फील करती हूँ मदर बनने के बाद, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये पॉजिटिव पेरेंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और आज की जनरेशन में जहाँ पे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, इंफॉर्मेशन का एरा है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चे होते जा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेलिजेंट इसीलिए बनाना है कि वो ये सब झमेलों में ना पड़े। और साथ में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो उन बच्चों के साथ, बिल्कुल उन बच्चों को, मतलब वो आप अपनी तरफ से इतना प्रिपेयर कर दो बच्चों को कि वो मेंटली और इमोशनली वीक ना हो, कोई भी एक्सटर्नल नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे के दिमाग पे या मन पे नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे के फाउंडेशन ईयर्स हैं, मदर का बहुत बड़ा रोल होता है इस काम में, इस बच्चे की आने वाली लाइफ में। इस चीज के लिए मैं जेन्युइनली फील करके ये चीज बोल रही हूँ कि आपसे बेटर आपके बेबी के बारे में, आपके बच्चे के बारे में कोई और नहीं सोच सकता, नहीं समझ सकता। जहां आपको स्ट्रांगली खड़ा होने की जरूरत हो वहां हो, चाहे आपके अपोजिट में कोई भी हो, इन लॉज हो, खुद के घर वाले हो, खुद का हस्बैंड हो। अगला पॉइंट, प्यार से भी समझाना जरूरी है और डांटना भी जरूरी है। सिचुएशनल बात है कि आपका बच्चे से कितनी बड़ी या कितनी छोटी गलती हुई है, वो किस लेवल की जिद कर रहा है, किस लेवल की नहीं कर रहा है। यार आप मदर हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जब तक आप खुद के इमोशंस पे काम नहीं करोगे तब तक आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना सकते। जैसे कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और हमारे बच्चे ज्यादातर हमारे साथ रहते हैं, मेरे केस में मैं हाउस वाइफ हूँ, अगर मेरी और गौरव की कभी लड़ाई हो रही है तो मैं कोशिश करती हूँ, इस चीज को मेक श्योर करती हूँ कि वो हमारे आसपास ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स अपने फर्स्ट केयर टेकर्स हीरोज होते हैं, कि यार वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल उन्हें इमिटेट करते हैं। अगर आपके बीच में ही रिलेशंस आपके अच्छे नहीं हैं, आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आपके हस्बैंड आपकी खुद की वाइफ को या आपके इन लॉज अपनी मदर को वो देखेगा कि उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो और वो झेल रही है, वो कुछ नहीं कर रही, तो कल को वो भी बच्चा डिसरिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक रखो, अपने लिए स्टैंड लो, जहां आप सही हो वहां आप सही हो, जहां आप गलत हो वहां आप गलत हो। पर ये चीजें कम से कम बच्चे को 12 से 13 साल की एज तक
हमारे घर का जो भी माहौल होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नेगेटिव वाला उस बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए। एनवायरनमेंट का हमारे बच्चे के माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब बड़े लोग अपने ही बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या कोई और बाहर का आके अपने ही पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, बच्चा वो चीज देखता है, कल को वो समझेगा भी, तो उसके माइंड में, उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए आपको अपने लिए स्ट्रांगली खड़ा भी होना है और अपना स्टैंड भी लेना है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैं मदर्स और बच्चों के लिए दोनों में मिक्स कर रही हूँ, मुझे ये बात पता है, पर ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो मदर्स होती हैं वो फर्स्ट रोल मॉडल होती है बच्चे का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वो अपनी माँ के साथ ही स्पेंड करता है, नॉन वर्किंग हो वर्किंग हो, सबसे ज्यादा। तो जहां आपकी जो वैल्यू होगी घर में, वही उस बच्चे की वैल्यू होगी उसके दिमाग में, अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो इस चीज को बहुत ज्यादा वाइजली, थॉटफुली ध्यान रखना कि आपको 2-3 काम अपने लिए जरूर करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के लिए कुछ ठीक है और अपोजिट में कोई भी है जो आपके अगेंस्ट इस चीज को बोल रहा है, जो भी आपको अपोजिट बोल रहा है, XYZ जो भी, तो आपको उस चीज का स्टैंड लेना है। अपनी रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में है, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाओगे तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बच्चे की रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो ये बोलते हैं, या कुछ बड़े दादा दादी नाना नानी होते हैं जो ये कहते हैं, अब हृदांशी थोड़ी शाय है तो इसकी दादी बोलती हैं कि ये तो हमेशा शाय रहती है, लोगों के पास नहीं जाती। हम बच्चे के सामने ये चीज बोल रहे हैं ना, तो उसके सबकॉन्शियस में बैठ रही है। अगर वो ऐसी नहीं भी होगी ना, तो उसके दिमाग में ऐसे ट्रेड्स बैठ जाएंगे कि जब भी कोई नया पर्सन आएगा, मेरे को उसके पास नहीं जाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। बच्चे को ये चीज समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर एक कहावत भी है जो ये कहती है कि बच्चा वो ही नहीं सुन रहा होता जो कि आसपास होता है, बच्चा वो भी सुन रहा होता है जो उसके लिए बोला जाता है। तो वो बहुत ज्यादा बच्चा ऑब्जर्व करता है कि उसके बारे में भी किसी को आप बहुत अच्छा बोल रहे हो या किसी को बहुत बुरा। बुरे में हम ज्यादा क्या बोलते हैं, बच्चा बहुत शैतान है, बहुत हरकतें करता है, ऐसा मुंह बनाता है, वैसा मुंह बनाता है। हमें लगता है हम अपना लाड लड़ा रहे हैं, किसी और के सामने अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, पर हम उसके सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं अपने पर्सनल रिलेशंस में ही ऐसे जानती हूँ कि जब हमारे पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो हम सब इंडिविजुअली हैं और बहुओं के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, जो भी घर में आपके प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें अपने बच्चों के सामने नहीं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। कि कुछ पेरेंट्स हैं कि मैं तो तेरे लिए ही रुकी हूँ, नहीं तो मैं तेरे पापा को छोड़ के चली जाती, या जो भी नेगेटिविटी, जो भी, मुझे पता है ये टॉपिक बहुत इंटेंस हो रहा है, पर ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे और बहुत लोगों को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, और उनके बच्चों में ये ट्रेड्स हैं कि जो मदर में ट्रेड्स हैं वो उनके बच्चों में मैंने ट्रेड्स ऑब्जर्व करे हैं। और स्पेशली जब से मैं हृदांशी की मम्मी बनी हूँ, जब से मेरी ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग हो गई है और लोगों को भी लेके। मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपनी और किसी और की गलतियों से सीख के हृदयांशी की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूँ, इसलिए मेरी ऑब्जर्वेशन पावर भी काफी स्ट्रांग हो गई है। मान लो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है और वाइफ अपने बच्चे को जाके, जो कि 2, 3, 4, 5 साल का है, उसके सामने रो रही है, वो बच्चा आया अपनी मदर को कंसोल करने आया, उसे ये तो समझ आ गया ना घर में लड़ाई हुई, वो अपनी मदर को कंसोल करने आया और उसकी मदर उसे हक करके उसके आगे रो कर ये बोल रही है कि मैं तो तेरे पापा के साथ रहना नहीं चाहती और मैं तो तेरे चक्कर में रह रही हूँ, या कुछ भी जो भी आप रिलेट कर सकते होंगे इन बातों से। ठीक है, हम एक इंडियन उसमें रह रहे हैं, एक इंडियन सोसाइटी में है, अपने आसपास अपने कोई ना कोई ऐसी फैमिली जरूर देखी होगी जो कि टॉक्सिसिटी उन बच्चों में भी आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है। उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि मात्र 5-6 साल का बच्चा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यार ये मेरी गलती है कि मेरी मम्मी सफर कर रही है, ये मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, अगर मैं इनकी लाइफ में नहीं होता तो इनकी लाइफ हैप्पी होती। वो मदर तो अपना बोल के दिल हल्का कर लिया, वो किसी के सामने भी बोल सकती थी, पर उस बच्चे के सबकॉन्शियस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका कोई
मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता किस लेवल पे पड़ेगा। तो ये ट्रेड्स अगर आपके आसपास किसी भी फैमिली मेंबर में हैं तो वो अपने बच्चे से दूर रखिए। खुद में है तो इसे बदलने की कोशिश करिए, और रादर बदलिए, जरूर बदलिए। अपने घर के कलेश, अपने घर की कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव बात, पॉजिटिव भी नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग भी नहीं। आपका बच्चा कितना छोटा है, मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे बहुत क्लोज फैमिली में ऐसा है, उनका बच्चा 11 साल का है। लिटरली मेरे सामने एक एग्जाम्पल है और जो मुझे याद आ गया। 11 साल का बच्चा इस चीज में पार्ट ले रहा है कि उन्हें घर शिफ्ट करना चाहिए, और वो एक इकलौता लड़का है। तो जब मैंने उनकी मदर से स्पेशली बोला, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो ये था कि मुझे ये वाले घर में नहीं दूसरे घर में जाना है। मैंने उनकी मदर को स्पेसिफिकली ये चीज पिन पॉइंट करी कि ये तो बहुत छोटा है इन डिसीजंस में लेने के लिए। तो शी वाज लाइक नहीं, हम तो इसे टाइम से बड़ा बनाएंगे, और ये हमारा मैच्योर लड़का मेरे पास ले दे के यही तो है, तो सारे घर के फैसले यही लेता है, जो ये कहता है वो हम करते हैं। हस्बैंड वाइफ, उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मदर और सन ही साथ में रहते हैं। मैं समझ रही हूँ कि आपको अपने बच्चे को, आपका माइंडसेट हो सकता है कि समझदार बनाना है, या ये हो सकता है कि आप अकेले रहते हो तो बात करने को कोई नहीं है, पर आप उस बच्चे से उसका बचपन छीन रहे हो, और वो अपनी समझदारी से आपको क्या ही डिसीजन दे देगा। तो ये चीजें, अपने घर की जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, आप कुछ भी, कोई भी डिसीजन अपने बच्चे के साथ, कुछ नेगेटिव चीज, कुछ ऐसी बात जो उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट डाल सकती है, वो चीजें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे को एज इंडिविजुअल लो। आपका बच्चा आपका हक नहीं है। आप गुस्सा हो, आप नाराज हो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो गुस्सा होता है तो वो अपने बच्चे को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर लेते हैं, फिर उन्हें गिल्ट होता है, फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन में चले जाते हैं, उसके बाद वो उस बच्चे को सॉरी बोल के कुछ ना कुछ चीज दे देते हैं, किसी केस में टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, एज सॉरी, एज रिवॉर्ड, एज समथिंग एल्स, कुछ भी। पर आपका बच्चा आपकी जागीर नहीं है कि आपका जब मन करे, जब आप उसके साथ गुस्सा हो, जब आपका मन करे आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। आपको कितना ही गुस्सा आएगा ना, आप अपने बॉस पे नहीं चिल्लाओगे। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं अपने इमोशंस अपने बच्चों पे एकदम से थोप देती हूँ और नहीं कंट्रोल कर पाती, तो ये सोचो आपका बच्चा आपका बॉस है, ठीक है। इस जगह पे अगर आपका बॉस खड़ा होता है तो आप यही सेम इमोशंस अपने बॉस के साथ भी तो नहीं करते ना। मैंने संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो थी, उसमें था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक बारी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही होती है, एक पड़ोसी आ जाती है। तो जब वो पड़ोसी आती हैं तो वो गेट खोल के आराम से बात करते हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं, ऑल्दो आवाजें बाहर जा रही होती हैं, तभी पड़ोसी आती है। जैसे ही गेट बंद होता है हस्बैंड दोबारा चिल्लाने लग जाता है अपनी वाइफ पे। तो ये छोटी सी स्टोरी से हमें क्या समझ आता है? इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि हमारे इमोशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें अपना हमारे इमोशंस अपने बच्चों के आगे भी कंट्रोल करने चाहिए। अगला पॉइंट, जैसे हमें अपनी रिस्पेक्ट करानी चाहिए वैसे ही हमें हमारे सारे फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट उस बच्चे को सिखानी चाहिए। अगर मान लो हमारी किसी भी बात पे किसी से भी लड़ाई हो जाती है उस बच्चे के सामने, तो कल को वो बच्चा उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी मदर को आपके लिए रोते हुए देखा है या आपकी वजह से रोते हुए देखा है। तो ये वही वाला पॉइंट है कि अपनी रिस्पेक्ट भी आपके हाथ में है, और दूसरे की रिस्पेक्ट जो आपके बच्चों को करनी चाहिए वो भी आप ही के हाथ में है। तो एज मदर्स हमारे कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ होता है कि हमें अपने बच्चे की फाउंडेशन ईयर्स में उसका कैसे ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं बच्चे के मेंटल हेल्थ पे और स्पेसिफिकली इमोशनल हेल्थ पे। हमें बच्चे को एक ऐसी जगह शेप करना है जिससे हम उसका एक अच्छा फ्यूचर कोशिश कर सकें आगे हो। तो आई होप आपको मेरी ये थोड़ी सी इंटेंस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी, अच्छाई कुछ भी लगी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसमें मैंने थोड़ी सी मिक्स पॉइंट्स भी दिए जो कि एज मदर भी हमें ध्यान रखने हैं और बच्चे के लिए भी ध्यान रखने हैं। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हो आपके, जो भी आपकी राय हो, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हर मंडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।